नमस्कार। मैं कृष्ण गोपाल मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज राजकीय महाविद्यालय टोंक के YouTube चैनल में सभी का इस्तकबाल है। आज का जो टॉपिक है कक्षा BA पार्ट 3rd ईयर और अन्य मुख्तलिफ जमातों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नॉवेल की तारीफ और नॉवेल के अज्जाए तरकीबी, नॉवेल का इर्तिका आदि पर मैं जिक्र करूंगा। नॉवेल क्या है और नॉवेल की तारीफ मैं आपको बताऊंगा। नॉवेल एक नसरी किस्सा है जिसमें हमारी हकीकत जिंदगी का अक्स नजर आता है और यह एक आईना है जो आईने में इंसान खुद अपनी तस्वीर देखता है, जिसमें हमारी उमंग और आरजुएं झलकती है, जिसमें यह बताया जाता है कि हमारे सामने क्या मुश्किलें आती है और हमें उन पर किस तरह काबू पाते हैं। गोया नावल जिंदगी की एक तस्वीर कसी का फन है। नावल एक इतालवी जबान का लफ्ज नावेला से निकला है जिसके मायने हैं नया। यह नाम इसलिए रखा गया कि नॉवेल एक नई चीज थी, नई सिन्फ थी। इससे अंदाजा होता है कि इंसान जब पुराने अंदाज के फर्जी किस्सों से उकता गया हो, जब उसे वह किस्सा सुना जिसमें हकीकी जिंदगी का अक्स नजर आता था, तो उसे नया के नाम से याद किया गया। और कहीं मुख्तलिफ जो फनकार हैं, नावल निगार है, उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज से नावल की तारीफ की है। इनमें से कहीं जैसे नज़ीर अहमद और ने बहुत सारे जो नावल निगार हैं उन्होंने नावल की तारीफ की है। मैं नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद के बहुत ही कम लफ्ज़ों में नावल की तारीफ की है कि बड़े पते की बात इन्होंने कही है। इनके मुताबिक जिस रोज आदमी पैदा होता है उस वक्त से मरने तक उसको जो बातें पेश आती है और जिस तरह इसकी हालत बदला करती है, उसी का बयान नावल है। और नावल के सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नावल के अज्जाए तरकीबी कौन कौन से हैं। नावल का फ़न क्या है, नावल में क्या क्या अज्जाए तरकीबी अहम हैं, मैं उनकी तारीफ करूँगा, मुख्तलिफ अंदाज में पेश करूँगा। आप सभी ध्यान से सुने। नावल का फन कहानी या किस्सा, प्लाट, किरदार, मुकालमा निगारी, मंजर निगारी, नुक्ते नज़र पर मुश्तमल होता है वगैरह। ये तमाम चीज़ें नावल में अज्जाए तरकीबी से शुमार की जाती है और मैं मुख्तलिफ अंदाज से एक एक करके पेश करूँगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दें। इस जो सबसे पहला जो अज्जाए तरकीबी है वो किस्सा या कहानी है, यानी नावल में किस तरह से इसको पेश किया जाता है, क्योंकि शुरुआती जो इब्तिदाई जो अज्जाए तरकीब है
वो किस्सा या कहानी। नावल की बुनियाद किसी न किसी वाक़ये, किस्से, किसी न किसी किस्से पर होती है। नावल में किस्सा बल्कि किस्सापन न हो तो उसमें दिलचस्पी ही नहीं रह रही। नावल वजूद में ही इस तरह आता है कि कोई किस्सा, कोई वाक़या वजूद में आया और उसे लिख दिया गया। जो नावल पढ़ता है उसकी सारी तवज्जो उस पर रहती है कि क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। यानी इस तरह से कहानी पेश की जाती है नावल में कि कहानी और किस्सा दर किस्सा आगे बढ़ता रहता है और जो कारी है उसका तवज्जो, उसका अट्रैक्शन उसकी तरफ दिलचस्पी के साथ आगे बढ़ता रहता है और नावल निगार बड़े तजुर्बे के साथ इसे पेश करता है। मैं अगला जो अज्जाए तरकीबी है वो है प्लॉट। अब प्लॉट नावल में कैसे अहम है और कैसे काम करता है उसकी तारीफ करूंगा, उसके बयान का मैं जिक्र करूंगा। तो प्लॉट कई फनकार और कई नावल निगार कहते हैं कि प्लॉट नावल की रीढ़ की हड्डी होता है। ऐसा बिल्कुल सही है। मैं नावल में एक के बाद एक वाक़यात पेश आते हैं जिन्हें नावल निगार सलीके से एक लड़ी से दूसरी लड़ी में पिरोता है और ये वाक़यात प्लॉट में आगे बढ़ता जाता है। नावल के वाक़यात फर्जी होने के बावजूद उन्हें काबिल फहम अंदाज में चुस्ती और फनकारी के साथ पेश करना होता है और प्लॉट को रीढ़ की हड्डी की अहमियत हासिल है। मैंने अभी बताया था कि प्लॉट में जो प्लॉट होता है वो एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। वाक़यात की तरबीत ऐसी फनकारी और चाक बदकस्ती से करनी होती है कि अमल और दर अमल तमाम कड़ियों फर्जी, फितरी और मुंतकी तौर पर जिंदगी की आम रोज के मुताबिक महसूस की जा सकती है। किसी किस्म की बेजारी या मशनवी पन का एहसास पैदा न होने पर इस तरह के प्लॉट को मंजूम प्लॉट कहा जा सकता है। उमराव जान अदा में आपके सामने एक एग्जाम्पल दूंगा कि इसका जो प्लॉट है वो एक मंजूम प्लॉट कहा जा सकता है और एक घुटा हुआ प्लॉट भी कहा जा सकता है। उमराव जान अदा नावल में अगर वाक़यात बेरफ्ती के साथ पेश किए गए हो तो ऐसे प्लॉट को गैर मंजूम कहा जा सकता है। गैर मंजूम प्लॉट कम जोर और बेजान होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है गैर जो मंजूम होते हैं वो घुटे हुए नहीं होते हैं और उनमें एक लंबे प्लॉट कहा जा सकता है तो वो बेजान होते हैं और कमजोर होते हैं। उनमें जो पढ़ने वाला है उसको ध्यान से नहीं पढ़ पाता है। तो मैं इसके बारे में प्लॉट के बारे में बताया आपको। नावल के तमाम वाक़यात अगर एक ही किस्से से वाबस्ता हो तो सादा प्लॉट कहा जा सकता है। यानी कहने का मायना ये है, मेरा मतलब ये है कि एक ही किस्से से वाबस्ता हो तो वह एक सादा प्लॉट होता है, उसमें और किस्सों से कोई मतलब नहीं होता है। इसके बरअक्स अगर एक से ज्यादा किस्से हो तो उसे मरकब प्लॉट कहा जाता है। यानी गुठा हुआ, उसमें कहीं किरदार और कहीं दो हिस्सों में चलता है वो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसका एक एग्जाम्पल, एक मिसाल के तौर पे मैं पेश करना चाहूंगा आपको कि उमराव जान अदा का प्लॉट। उमराव जान अदा में दो किस्से एक साथ चलते हैं जो मिर्जा हादी रुस्वा ने लिखा। एक अमीरन का और दूसरा रामदई का। मरकब प्लॉट को निभाना किसी अच्छे फनकार की के बस की बात है। यानी कहने का मायना है कि एक अच्छा फनकार ही उसे पेश कर सकता है। मैं अगला
जो अज्जाए तरकीबी है वो है किरदार निगारी। अब किरदार निगारी का क्या रोल है इसमें कि किस तरह से किरदारों की अहमियत नॉवेल के में होती है, जिस तरह से किस्सा है, प्लॉट है, किरदार निगारी उसी तरह कैसे अहमियत होती है। तो मैं पेश करूंगा आपके बीच में। नॉवेल में मसलसल अमल होता है, यानी वाक़यात पेश होते हैं, वाक़यात आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे किससे आगे बढ़ते हैं। ये वाक़यात इफराद के जरिए ही पेश आते हैं। जैसे जैसे इफराद आएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इन इफराद किस्सा को किरदार कहते हैं। किरदारों की पेशकश किरदार निगारी कहलाती है, जो नावल का तीसरा अहम जुज है। मैं आगे इसकी तारीफ करूंगा, बताऊंगा आपको कि नॉवेल पढ़ते हुए महसूस होना चाहिए कि किरदार असली जिंदगी से लिए गए हैं, असली जिंदगी से लिए गए हैं। इनमें हकीकत का रंग झलकता है और नॉवेल उतना ही कामयाब होता है, क्योंकि जहां पर हकीकत बयान की जाती है नावल में, तो उतना ही वो कामयाब नावल हो सकता है। मैं आगे बताना चाहूंगा कि बेहतरीन किरदार निगारी के लिए जरूरी है कि नावल निगारी किरदार के सरापे, चाल चलन उसकी कैसी है, अहमाल के जरिए हर मुनासिब मौके पर इनके फितरत व जहानत, इनकी तहजीब, इनकी मजाक, इन तबके के से मुरतबा वगैरह वजाहत करें वगैरह जो भी है। यानी किरदार निगारी की जो इफराद है, उनकी बोलचाल, उनका चलन, उनकी तहजीब, उनकी जहानत वगैरह कैसी है। इस मामले में वह अगर जरा सी बेपरवाही से काम लेता है या इंसानी फितरत और सदाकत को नजरअंदाज करता है, तो किरदारों के अहमाल व अफ़आल व इसके फितरत व काबिलियत के दरमियान खड़ी हो जाती है, जो कमजोर किरदार निगारी का सबूत पेश होती है। किरदार निगारी में कामयाबी हासिल करने के लिए नावल निगार में बारीकी बनी गहरे मुताला और वसी मुशाहदा की ज़रूरत होती है। किरदार की दो किस्में बताई जाती है, दो किस्में होती है किरदार में। एक तो होती है सपाट, फ्लैट, जिसको इंग्लिश में फ्लैट कहते हैं। दूसरा है पेचीदा, उलझा हुआ, बिल्कुल राउंड टू राउंड कहलाती है। तो सपाट जो किरदार निगारी होती है, वो जो किरदार जिंदगी का सिर्फ एक ही रुख फेस करते हैं, यानी एक ही रुख से वो चलते हैं। मसलसल अच्छे हैं तो अच्छे और बुरे हैं तो बुरे हैं, वह प्लाट कहलाते हैं, वह सपाट प्लाट कहलाते हैं। और पेचीदा जो किरदारी होती है, जो किरदार जीते जागते होते हैं और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू फेस करते हैं, वह पेचीदा कहलाते हैं। जो उलझे हुए पहलू हो उनके, उलझी हुई जिंदगी हो उनकी, वो पेचीदा किरदार निगार होते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल के तौर पर पेश करना चाहूँगा। मौलवी नज़ीर अहमद के किरदार एक उलझे हुए पेचीदा किरदार होते हैं। और जैसे मैं पेश करूँगा मुब्तला, कलीम, मिर्जा हादी रुस्वा के किरदार, उमराव जान अदा, गौहर मिर्जा वगैरह। और मैं एक जो बहुत ही बड़े नावल निगार हुए हैं प्रेमचंद, एक अफसाना निगार भी हैं, उनके जो किरदार हैं अमरकांत और होरी, एक जीते जागते किरदार हैं, जीते जागते एक पेचीदे किरदार हैं, इन्होंने पेश किए हैं। किरदार चाहे किसी किस्म का हो, अगर नावल निगारी फितरती
फितरी और हकीकी या बारीकियों को पेश नज़र रख कर इनकी तामीर करता है तो वह साकार बन जाते हैं और अदबी तारीख में उन्हें हमेशा याद रखा जाता है। मैं अगला जो अज्जाए तरकीबी हैं, 3 आपके सामने मैंने भी मिसाल पेश की। सबसे पहला मैंने आपको बताया किस्सा या कहानी, दूसरा बताया मैंने आपको कि अज्जाए तरकीबी जो प्लाट की अहमियत क्या होती है, और जो तीसरा जुज मैंने बताया अहम किरदार निगारी की किस तरह से अपनी अहमियत नावल के बुनियादी ढांचे में होती है। मैं अगला एक मुकालमा निगारी। अब मुकालमा किसे कहते हैं? मुकालमा आपसी बातचीत, डिस्कशन करना, किरदार आपस में कैसे बात करते हैं, वो दिलचस्प होते हैं कारी के लिए, बहुत ही दिलचस्प। जैसे मैं मुकालमा निगारी के बारे में बताऊंगा, आपको पेश करूंगा। किरदार को जानने और समझने का सबसे अच्छा जरिया वह बातचीत है जो किरदार आपस में करते हैं, यह गुफ्तगू मुकालमा कहलाती है और नावल का चौथा अहम जुज है। मुकालमे किरदारों की फितरी और जहानत का आईनादार होते हैं। नावल निगार को चाहिए कि हर किरदार की ज़बान से वही बात अदा कराएं जो कि किरदार की फितरी शौवर, शख्सियत, रुतबा के मुवाफिक हो, यहाँ तक कि इसका लब व लहजा ज़बान भी इनकी खुसूसियात की हामिल हो। मतलब यह है कि मुकालमे फितरी हो, मुनासिब हो, मौजो वाजिए मुक्सर हो। अब में बनावटी और बेमजा मुकालमे नावल के फ़नी हुसैन को बर्बाद कर देते हैं। नज़ीर अहमद, सरसार, रुशवा, प्रेमचंद की मुकालमा निगारी में बहुत ही महारत हासिल है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े अहम नावल निगार हैं। जो नज़ीर अहमद है, सरसार है, प्रेमचंद है वगैरह, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस रखी इन्होंने नावल में। मैं अगला जो अज्जाए तरकीबी है वो है मंजर निगारी। अब मंजर निगारी में किस तरह से नावल में उसकी अहमियत है। मंजर एक सीन होता है, सीन किस तरह से एक फनकार, एक नावल निगार किस तरह से पेश करता है, तो जो कारी को अपनी आंखों के सामने पेश हो जाता है। तो मैं सबसे पहले इसको पेश करूंगा मंजर निगारी। नावल में मंजर निगारी का अहम रोल होता है कामयाब मंजर कशी नावल के दिलकश और पुरतासिर बना देती है। मतलब यह है कि किसी मुकाम का जिक्र किया जा रहा है या कोई वाकया बयान किया जा रहा है तो वह फनकार उसकी तस्वीर खींच देते हैं और पढ़ने वाले को मालूम होता है कि खुद जाए या वारदात पर मौजूद है। यानी पढ़ने वाले को ऐसे महसूस होता है कि वो खुद ही वहाँ जहाँ वारदात हुई है वो वहाँ पर है, खुद मौजूद है वहाँ पर, ऐसा लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी महारत नावल निगार को और फनकार को होती है और सब कुछ अपनी आंखों में वो देख रहा है, ऐसा महसूस होता है। एक जो कारी है, पढ़ने वाला है, मंजर कसी के नुक्ते नज़र से उमराव जान अदा एक कामयाब नावल है जो मिर्जा हादी रुसवा ने लिखा। जो पढ़ने वाला है उसको ऐसा मालूम होता है कि जहाँ पर जो वारदात हुई है वहाँ पर मैं खुद मौजूद था, ऐसा जो पढ़ने वाला है दिलचस्पी से उस नावल को पढ़ता है और उसकी मंजर निगारी की अहमियत हासिल होती है पढ़ने वाले को। मैं अगला जो टॉपिक है जो अज्जाए तरकीबी है वो मैं एक मिसाल के तौर पर बहस करूँगा। आखिरी है वो अज्जाए तरकीबी का जुज जो नुक्ते नज़र है, यानी देखने और सोचने का अंदाज, यानी किस तरह से फनकार एक जो किरदार होते हैं वो किस तरह से देखते हैं और सोचते हैं,
यानी इस तरह से जो मिसाल है वो पेश की गई है। हर फनकार का अपना नुक्ते नज़र होता है जो इसके हर तख्लीक कार फरमा होता है, लेकिन किसी नावल में नुक्ते नज़र बहुत ही वाजी और नुमाया हो जाए तो नावल के हुस्न में कमी आ जाती है। किसी मौज नशीद की तरह से नुक्ते नज़र को नावल में जारी व सारी तो ज़रूर होना चाहिए, न यह कि फ़न पर हावी हो जाए और नावल के हुस्न पर घायल हो जाए, जख्मी हो जाए। अब मैं नावल की एक ज़बान कैसी होनी चाहिए, नावल की जो ज़बान है वो किस तरह से पेश की जाती है। नावल के अजाए तरकीबी में ये शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी नावल का जो आम ज़बान है, आम सादा असली ज़बान है, वो पढ़ने वाले को इसे मालूम होता है, उसको मुश्किल पैदा नहीं होती हो, उसको मुश्किल नहीं होती हो तो वो आसानी से आम फहम ज़बान में उसको पढ़ लेता है और बड़ी दिलचस्पी के साथ वो पढ़ता है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, एक मिसाल पेश करना चाहूँगा आपको कि ये बात इतनी अहम है कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि फ़िक्शन की ज़बान के बारे में अक्सर मगरबी नाक़ादीन की राय हैं कि इसमें बनाव श्रृंगार नहीं होना चाहिए। जो मगरबी जो फनकार हैं वो कहते हैं कि इसमें बना और श्रृंगार नहीं होना चाहिए। नावल बिल्कुल आम फहम सादा सलीस ज़बान में होना चाहिए, ऐसा मगरबी जो फनकार हैं वो कहते हैं, वरना कारी असल मौजू यानी कहानी या वाक़यात से भटक कर ज़बान की आराइश में उलझ जाएगा। यानी जो उसकी ज़बान अगर जितनी मुश्किल होगी, कारी जो पढ़ने वाला है वो दूसरी जगह उलझ जाएगा, वो उसको पढ़ नहीं पाएगा, उसकी ज़बान में उलझ जाएगा, दिलचस्पी के साथ नावल को नहीं पढ़ेगा। मतलब ये है कि मौजू के मुताबिक मुसन्निफ सादा ज़बान से ही इनहराफ कर सकता है। मसलन उमराव जान अदा में अदबी और शायराना माहौल पेश करना है तो वहाँ अदबी ज़बान का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। तो मैं इस तरह से नावल के मैंने अजाए तरकीबी बताए। सभी जो यूट्यूब चैनल राजकीय महाविद्यालय टोंक के जो तालिब इल्म देख रहे हैं उनका इस्तकबाल करता हूं और मेरे यूट्यूब चैनल को इस तरह ही सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।